फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साइबरनॉट। काफी टाइम से आपने अगर हमारे देखा होगा चैनल पे तो वीडियोस नहीं आ रही थी। उसका प्राइमरी रीजन ये था कि हम सोचा था मैंने कि एक सीरीज बनाऊं जिसमें कि बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक में जितने भी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं, डेस्कटॉप के कंपोनेंट्स हैं, लैपटॉप वर्सेस डेस्कटॉप और जितनी सारी चीजें सीरीज है, मेरे पास काफी खाली टाइम था उस टाइम, तो मैंने सोचा क्यों ना एक पूरी लंबी सी सीरीज बना ली जाए। तो मैंने अराउंड आई गेस 30-35 वीडियोस इस टाइम में पीरियड में बनाई है, अपार्ट फ्रॉम और जो पर्सनल काम थे उसके अलावा। तो एक काफी लंबी लिस्ट आने वाली है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो उसके बारे में आपको डेली अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। एक काफी लंबी लिस्ट है पीसी कंपोनेंट्स को लेके, जिसकी कि बहुत डिटेल में आप जान सकते हो और क्या चीजें लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीजें मैंने कवर करी है उस वीडियो में। सबसे पहली वीडियो हमने स्टार्ट करी है मदरबोर्ड गाइड से लेके ही, क्योंकि इसके अराउंड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मेरे पुराने जितने भी वीडियोस बने पड़े हैं उसमें अराउंड अभी भी 200 प्लस कमेंट्स हैं जो कि यही सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ये लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या चीजें देखनी चाहिए। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, एक बार मैं इसको विस्तार रूप से फिजिकली दिखा के कि आप अगर सामने से देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में भी आएगा कि मैं किस चीज की पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें मैंने वीडियोस में डाल रखी है। आज का वीडियो जो है स्ट्रिक्टली टॉपिक पे होने वाला है टॉप 5 AMD मदरबोर्ड्स। 5 नहीं, आई गेस 6 और 7 मैंने कवर कर रखे हैं इसके अंदर। और जो भी मैंने वीडियो में बता रखा है पर्सनली मैंने इसको यूज करके देखा है, टेस्ट करके देखा है, डिफरेंट सीपीयूज पे मैंने इसको टेस्ट करके देखा है, एफिशिएंसी इसकी चेक करी है, इसकी ड्यूरेबिलिटी मैंने चेक करी है, इसके बेंचमार्क्स मैंने देखे हैं। उसके बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कौन सा आपके लिए बेहतर रहेगा, उसके अराउंड ये सारी वीडियो होने वाली है। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं टॉप 5 और टॉप 7 AMD मदरबोर्ड्स के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। टोटल इस वीडियो में मैं 7 मदरबोर्ड्स को कवर करूंगा जिसको मैंने पर्सनली यूज कर रखा है। प्राइस टू परफॉर्मेंस भी आपको मैं बताऊंगा। नंबरिंग में एकदम कोई सीरीज वाइज नहीं जा रहा हूँ, नंबरिंग को मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ, क्योंकि ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके एरिया में अवेलेबिलिटी कैसी है, वेबसाइट पे अवेलेबिलिटी कैसी है, प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस कितनी है, ये तीनों चीजों का फैक्टर रहेगा। बाकी परफॉर्मेंस और बेंचमार्किंग की मैं बात करूंगा तो सब में 9-10 का ही डिफरेंस है, कोई 9 है तो कोई 10 है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आपका इसके अंदर नहीं आने वाला है। तो मैं नंबर 7 से स्टार्ट करता हूं अपना गीगाबाइट का B450DH3HV2। ये मदरबोर्ड जो हमारा है, अगर आपको एक अच्छा गेमिंग पीसी बना रहे हो, देखो अगर आप बात करोगे मदरबोर्ड तो मदरबोर्ड आपको 5000 रुपीज से स्टार्ट हो जाएंगे। आपका एसरॉक का B450 जो आता है वो 5000 रुपीज से स्टार्ट हो जाता है। बट उसके जो VRMs हैं जो कि पूरे आपके प्रोसेसर को पावर अप करते हैं और बाकी कंपोनेंट्स को भी पावर अप करते हैं, उसके अंदर जो VRM की कैपेसिटी है वो बहुत ही वीक है। तो अगर कोई आप 4600G 5600G टाइप का प्रोसेसर आप लगाओगे और उसको हैवी यूज के अंदर लेके आओगे, आपका जो है एसरॉक B450 वाला जो नॉर्मल आता है जो 5000 रुपीज के रेंज में आता है, मैं उसकी आपको स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा पिक्चर, वो अगर आप लगाओगे तो उसकी VRM संभाल नहीं पाएंगे सही तरीके से और वो लंबे टाइम तक आपका ना मदरबोर्ड चलेगा ना बाकी कंपोनेंट्स आपके चलेंगे। तो सबसे बेसिक और जो गेमिंग लेवल का जो मदरबोर्ड आता है, अगर आप 3200G या 4600G या 5600G तक आप लगाना चाह रहे हो और इवन 5700G तक भी लगाना चाह रहे हो, आप APU लगाना चाह रहे हो जो Gen 3 सपोर्टेड आपका होता है प्रोसेसर्स के अराउंड आप रिवॉल्व कर रहे हो, तो दिस इज लाइक द बेसिक चिपसेट, दिस इज लाइक द बेसिक मदरबोर्ड जो कि आप यूज कर सकते हो। 7000 से 7100 रुपीज के रेंज के बीच में आपको ये मिल जाता है आराम से और 3 इयर्स की वारंटी के साथ ही आता है। इसके अंदर आपको 4 रैम स्लॉट देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर वाईफाई का अवेलेबिलिटी नहीं होता है, ना ब्लूटूथ का होता है, तो वो आपको एक्सटर्नली परचेज करना पड़ेगा। और इसके अंदर इसके VRMs भी अच्छे हैं कि 5600 और 5700G के तक ये सपोर्ट कर जाता है। इसके अंदर और क्या है, आपका सबसे बेहतर चीज मुझे ये लगता है कि इसके अंदर जो ग्राफिक्स कार्ड का है वो भी पोर्ट नॉर्मल दिए हुए हैं। रैम स्लॉट 4 मैंने आपको बता रखा है, जिससे कि आप डुअल चैनल पर रैम को भी इसको आप चला सकते हो। मेरा एक्सपीरियंस अभी तक से इसके साथ जो रहा है, इसमें कभी मुझे प्रॉब्लम नहीं आई है। वाईफाई वाले मॉडल के साथ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई भी है कि किसी का वाईफाई प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा था, बैंडविड्थ से स्पीड सही नहीं आ रही थी। बट जहां तक मैं इस मदरबोर्ड की बात करूं, इसमें मुझे प्रॉब्लम अभी तक से नहीं आई है और इसकी अवेलेबिलिटी भी हमेशा रहती है। वाईफाई की कभी रहती है कभी नहीं रहती है, प्राइस भी उसका फ्लक्चुएट करते रहता है। तो बेसिक में अगर आप जाना चाहते हो और गेमिंग मैं बोल रहा हूँ, गेमिंग या वीडियो एडिटिंग के पर्पस में अगर आप जाना चाहते हो तो B450 का गीगाबाइट मिनिमम आपकी रिक्वायरमेंट लिस्ट में होना चाहिए। उसके ऊपर आप देख सकते हो, बट इसके नीचे मत देखना कि वो सस्ते वाले जो आते हैं मदरबोर्ड्स, फिर उसके VRMs कमजोर होंगे और आपके CPU को इफेक्ट करेगा। तो नंबर 7 लिस्ट पे मेरा ये है। नंबर 6 लिस्ट पे बात करूं तो इसका मेरे पास डब्बा नहीं है, बट मैंने इसको बहुत ही हैवीली यूज करा है। ये आप समझ लो कि अगर B450 चिपसेट की मैं बात करूं, B450 चिपसेट जो मदरबोर्ड है वो पूरा का पूरा रिवॉल्व किया गया है Gen 3 के अराउंड। मतलब कि अगर आपके AMD के जितने भी APUs हैं वो सारे Gen 3 होते हैं
तो आप समझ लो कि जितने APUs हो गए, जो 3500 प्रोसेसर्स टाइप के जो हो गए, ये सारे आपके Gen 3 अराउंड में रिवॉल्व करते हैं। तो उन सब के मदरबोर्ड के लिए ये जो आपका है ये B550 चिपसेट्स उन प्रोसेसर्स के लिए है जिनके अंदर Gen 4 का सपोर्ट आपको मिल जाता है, जिसके अंदर की आप SSD NVMe Gen 4 वाली यूज कर सकते हो। उनके लिए है B550 चिपसेट वाला आपका मदरबोर्ड। B450 का ये आपका फ्लैगशिप लेवल का मदरबोर्ड है। इसके अंदर अगर आप बात करो तो ना कि सिर्फ APU, इवन आप CPU भी चलाओगे तो आप चला सकते हो, बट लॉन्ग ड्यूरेशन में ये काम नहीं करेगा। ये फुल ATX मदरबोर्ड है, आप जैसा कि देख पा रहे हो। इसके अंदर आपको दो बड़े X16 के ग्राफिक्स कार्ड के पोर्ट्स मिल जाएंगे और X4 के भी आपको 4 पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से कि आप राइजर केबल को लगा के अगर आपको और ग्राफिक्स कार्ड ऐड ऑन करना तो आप कर सकते हो। इसके अंदर भी आपको वाईफाई का सपोर्ट नहीं मिलता है। 4 आपको रैम स्लॉट देखने को मिल जाते हैं और इसके अंदर USB पोर्ट्स भी आपको देखने के मिल जाते हैं काफी ज्यादा। और इसके साथ साथ आपको इसके अंदर एक Type-C का पोर्ट भी देखने को मिल जाता है, जिससे कि अगर आपको Type-C में ट्रांसफर करना है तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हो। अगर VRMs की बात करें तो VRMs भी इसके आपको काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। इसका आप ये समझ लो कि अगर आप Gen 3 SSD के साथ ही जाना चाहते हो और ये कहीं आपको सेकेंड हैंड अवेलेबल हो रहा है तो ही आप इसको कंसिडर करना, वरना फर्स्ट हैंड में ये कंसिडर करने लायक मदरबोर्ड नहीं है, क्योंकि इसकी प्राइस जो है मिनिमम 9300 रुपीज की है। 9300 रुपीज में 50 चिपसेट लेना कोई सेंस नहीं बनेगा आपको, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट आप कभी इसका फुल ऑप्टिमाइजेशन कर ही नहीं पाओगे। मतलब 5600G लगा के या 4600G लगा के इसकी कॉस्ट को आप कभी रिकवर नहीं कर पाओगे, ना इसकी परफॉर्मेंस को कभी आप अनलॉक कर पाओगे, तो वो फायदा आपको कभी होगा ही नहीं। तो इसको आप अवॉइड करिए। अगर ये सेकंड हैंड मार्केट में आपको 4500 रुपीज तक में मिल रहा है तो आप नए वाले गीगाबाइट के B450 DS3H से जाने से बेहतर आप इसको प्रेफर कर सकते हैं उस सेंस के अंदर में। इसके बाद मेरे जो है थर्ड नंबर पे आता है वो सेम गीगाबाइट का B450 DS3H वाला ही मदरबोर्ड है। बस इसके अंदर जो है आपको वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। B450 मदरबोर्ड जो है आपका दोनों मैंने जो बताया गीगाबाइट में, ये सेम माइक्रो ATX के टाइप में ही आपका आएगा। 4 रैम स्लॉट आपको देखने को मिल जाएंगे, 2 X16 के पोर्ट देखने को मिल जाएंगे, USB 3.0 के 4 पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे, USB 2.0 के आपको 4 पोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और ये रहा आपका यहाँ पे एक्सटर्नली आप यहाँ पे लगा सकते हो जो आपके ब्लूटूथ और वाईफाई के जो एंटीनास होते हैं, आप उसको यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। इसके VRMs भी जो है थोड़े से आपके ठीक है। B450 इसके इतने पावरफुल नहीं है, बट इसके VRMs भी अच्छे हैं। सबसे अच्छी बस B450 DS3H जो V2 वाला हो गया और ये वाईफाई वाला हो गया। इस दोनों के बीच में बस एक ही डिफरेंस है कि इसके अंदर ब्लूटूथ और वाईफाई की कॉम्पेटेबिलिटी है, साइज सेम है, सब कुछ सेम है और कोई चीज का आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। अगर आप एक्सटर्नली नहीं लगाना चाहते हो कोई चीज है, इसके साथ इनबिल्ट चाहिए और अवेलेबिलिटी है तो आप इसको परचेज कर सकते हो। इसकी कॉस्टिंग अराउंड 8000 रुपीज के आसपास में आती है। इसको भी मैंने यूज करके देखा है, 1-2 में प्रॉब्लम आई है, बट मतलब 1-2 में प्रॉब्लम आई है कहने का सेंस हो गया कि अगर हमने 300 प्रोडक्ट्स इसके बेचे हैं तो 1 से 2 पीस में आई है, जो कि नेग्लिजिबल माना जाता है। और गीगाबाइट की जो सर्विस वारंटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। कोई भी कस्टमर अगर किसी भी शॉप से लेता है और अगर वो ट्रस्टेड वेंडर है तो उसको रिप्लेस करके मिल जाता है बहुत ईजिली। इसका DOA कहते हैं या DOP कहते हैं, डेट ऑन अराइवल या डेट आफ्टर परचेज करके रिसीट आती है। अगर वो आपके पास अवेलेबल है तो आपको बहुत जल्दी गीगाबाइट रिप्लेस करके दे देता है, तो गीगाबाइट इन मामलों में बहुत अच्छा है। ये B450 DS3H में मैंने आपको 3 मदरबोर्ड बताए। एक मदरबोर्ड और आता है आपके इसी के अंदर, वो बस ब्रांड इसका चेंज हो जाता है, वो MSI का आता है। MSI वाला मैं थोड़ा सा परहेज करता हूँ MSI से मदरबोर्ड से। सबसे बड़ी रीजन उसके अंदर ये है कि मेरे साथ जितना भी एक्सपीरियंस रहा है MSI का मदरबोर्ड्स में, मेरे पास काफी मदरबोर्ड्स होंगे। किसी दिन मैं आपको पर्टिकुलरली अपनी इन्वेंटरी की लिस्ट दिखाऊंगा कि मेरे पास कितने सारे मदरबोर्ड हैं। गीगाबाइट का है कि आप कस्टमर की प्रेफरेंस को वो सुनते हैं। अगर वही आप MSI की तरफ चले जाओगे तो MSI में अगर हल्का सा भी आपको प्रॉब्लम अगर वो आ रहा है तो सर्विस सेंटर नखरे बहुत दिखाता है, आपको सही टाइम पे रिजोल्यूशन नहीं मिलता है। तो इस वजह से मैंने MSI के साथ स्टार्टिंग में काफी काम करा था MSI के साथ, बट फिर मेरा जमा नहीं उनके साथ, क्योंकि वो रिप्लेसमेंट पॉलिसी उनकी बहुत कस्टमर के अगेंस्ट में है, तो वो मेरा काम वहां पर से बन नहीं पाया। और इवन मेरे खुद के जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं मैं वो भी उनसे रिप्लेस नहीं करा पाया। तो एक नॉर्मल कस्टमर के लिए तो बहुत हार्ड हो जाएगा अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट वो खरीदता है कि वो रिटर्न करा पाए। तो इस वजह से मैं MSI को लिस्ट में हमेशा नीचे रखता हूँ, और सिर्फ तभी रखता हूँ कि वो गीगाबाइट से भी प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस में वो अगर आगे रहता है तो ही मैं उसको रखता हूँ, क्योंकि उसके VRMs लेवल भी सेम है और परफॉर्मेंस एग्जैक्टली सेम है। और सब सेकंड इशू उसका सबसे ज्यादा ये रहता है कि उसका अवेलेबिलिटी नहीं मिलता है।
अगर अवेलेबिलिटी उसकी है तो आप उसके ऊपर भी जा सकते हो, उसके अंदर भी कोई इशू नहीं है। ये बात हो गई टोटल हमारे गीगाबाइट और MSI के B450 चिपसेट तक की। अब जो है मैं बात करूंगा B550 चिपसेट मदरबोर्ड्स के बारे में। हमने B450 कवर कर लिया, हमने बता भी दिया कि आपको किस किस के साथ जाना चाहिए, जितने APUs हैं आप उनकी तरफ जा सकते हो, AMD के सारे। अब अगर हम B550 चिपसेट की बात करें तो उसके अंदर सिर्फ स्ट्रिक्टली आपको उसके लिए जाना है, तभी आपकी वैल्यू फॉर मनी बन पाएगी और परफॉर्मेंस भी आप निकाल पाओगे। क्योंकि देखो सिर्फ आपका जब तक CPU अच्छा नहीं होगा तब तक आप मदरबोर्ड कितना भी महंगा ले लो कोई सेंस नहीं बनता आपका। आप CPU आपकी 3200G की CPU आपने लगा रखी है और आपने जाके X70 लगा लिया तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा आपको। कॉम्पेटिबिलिटी बहुत मैटर करती है कि प्राइस टू परफॉर्मेंस आपका सही तरीके से निकल के आ पाए। तो इसके लिए B550 चिपसेट हमने इसलिए बना रखा है, हमने AMD ने बनाया है, इसलिए बना रखा है कि अगर आपके पास Gen 4 सपोर्टेड मदरबोर्ड्स हैं और SSDs हैं तो उनके लिए आप इसको यूज करें। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, Ryzen 5 5600, Ryzen 5 5600X, Ryzen 5 5600X के साथ 5700X, ये सारे जितने भी CPUs हैं, ये बेसिकली CPUs है, APUs कोई भी नहीं है इसके अंदर, तो ये सारे Gen 4 सपोर्टेड है। अगर ये टाइप के आप CPUs लगाना चाहते हो और अच्छी परफॉर्मेंस निकालना चाहते हो तो आप B550 चिपसेट की तरफ जा सकते हो। B550 चिपसेट की अगर मैं बात करूं तो Asus जैसी जो ब्रांड हो गई वो प्रीमियम हो गई ब्रांड। अगर आपको मतलब कि मदरबोर्ड आप बहुत हैवी PC बनाना चाहते हो, आप किसी भी चीजों में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हो तो Asus इज लाइक द Asus की जो सीरीज आती है, टफ सीरीज आती है, टॉर्पीडो सीरीज आती है, उन सब के साथ आप जा सकते हो। बट अगर आपको बेसिक की बात करें, मतलब कि आप इसके अंदर नॉर्मल गेमिंग करोगे, वीडियो एडिटिंग करोगे और अच्छी भी करोगे, एक्सटेंसिव लेवल पे भी करोगे तो इनमें प्रॉब्लम नहीं आता है। तो वो इसके अंदर भी दो ब्रांड्स ही आते हैं जो कि बजट रेंज में आपके फिट आएंगे, गीगाबाइट और MSI B550 लेवल पे अच्छा परफॉर्म करता है। B450 चिपसेट्स में उसकी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, बट अगर आप B550 चिपसेट की बात करोगे तो वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करता है, गीगाबाइट के सिमिलर है और वहाँ पे इसकी सर्विसिंग थोड़ी सी अच्छी मिलती है देखने को एज कम्पेयर टू B450 वाले के। तो B550 के अंदर हमारे पास गीगाबाइट में 2 है और MSI के अंदर 1 है। तो अगर मैं बात करूँ B550 चिपसेट के अंदर तो हमारे पास ये लगा हुआ है B550 का गीगाबाइट का B55MDS3H। मेरा जो दूसरा CPU है वो आई गेस मैंने पीछे रख रखा है, उसकी भी मैं शॉर्ट आपको डाल दूंगा। मैं खुद उसके ऊपर Ryzen 9 3900XT यूज करता हूँ और मुझे उसके अंदर प्रॉब्लम देखने को अभी तक से नहीं मिली है। वो Ryzen 9 3900XT तक को भी वो संभाल लेता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गेमिंग अब नहीं करता हूँ, मेरे पास उतना ज़्यादा टाइम बचता नहीं है। वीडियो एडिटिंग करनी होती है तो मैं वीडियो एडिटिंग का परफॉर्मेंस वो संभाल लेता है और बाकी चीज़ों का भी परफॉर्मेंस वो संभाल लेता है जो मैं मल्टीपर्पज वर्क करता हूँ। तो B550 गीगाबाइट का DS3H वाला 4 रैम स्लॉट आपको देखने को उसके अंदर मिल जाएंगे। उसके अंदर आपको 2 X16 के पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे और X4 का भी आपको पोर्ट देखने को मिल जाएगा। USB 3 के आपको पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। VRMs काफ़ी उसके स्ट्रॉन्ग है। मैं इसको उसी वीडियो से आप रिलेट कर देना क्योंकि मैंने वो लगा रखा है अपने सिस्टम के अंदर ऑलरेडी। तो ये है वाईफाई वाले कंडीशन के अंदर बस यही है कि वाईफाई और ब्लूटूथ की उसके अंदर इनेबिलिटी आ जाती है और 1000 रुपए का डिफरेंस आ जाता है। आई गेस B550 चिपसेट की अगर आप बात करो तो मिनिमम जो बेस प्राइस की आती है गीगाबाइट के अंदर वो 9200 रुपीज की शायद है। आपको मैं सारे लिंक्स अटैच कर दूंगा जिससे कि आप परचेज कर सकते हो उसको, और मैं एक्सेल शीट भी डाल दूंगा जिसमें मैंने कंपैरिजन कर रखा है पूरे अच्छे तरीके से कि कौन सा आपको लेना चाहिए और किस किस बेसिस पे इसको मैंने क्लासिफाई कर रखा है। वो एक्सेल भी मैं साथ में इसके अटैच कर दूंगा तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको वाईफाई डायरेक्ट लैन केबल आप यूज कर रहे हो तो वाईफाई वाले लेने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप लैन केबल ना लगा के आपको एक्सटेंडर खरीदना पड़ रहा है तो आप B550 DS3H नॉर्मल वाला ना लेके वाईफाई वाला आप ले लो तो वो आपको 10,600 रुपये के आसपास में अराउंड पड़ता है। और सेम MSI वाले का शायद 600-800 रुपये थोड़ा वो एक्स्ट्रा पड़ता है, बट उसकी भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। तो ये सारे मदरबोर्ड्स आप चेकआउट कर सकते हो अगर आपका बजट 12,000 रुपये तक में सीमित है और एक आप 20,000 रुपये तक के प्रोसेसर को आप उसके ऊपर यूज करना चाह रहे हो, 20 या 25,000 रुपये का भी करने जाओगे तो आपकी परफॉर्मेंस में कमी नहीं आएगी और काफ़ी एक अच्छी परफॉर्मेंस निकल के आएगी, ड्यूरेबिलिटी निकल के आएगी। आने वाले 2 साल के बाद भी अगर आप देखोगे अपने पीसी को तो आपको आउटडेटेड नहीं लगेगा अगर आप चिपसेट के साथ कॉम्पेटिबिलिटी को जो मैंने बातें बताई वो सारी चीज़ें देखोगे तो। मेनली आजकल का क्राइटेरिया AMD में सिंपल सेट कर रखा है, 4 रैम मिलेंगे आपको, 4 रैम स्लॉट आपको मिलेंगे ही, NVMe के 2 स्लॉट मिल ही जाते हैं, USB 3 के पोर्ट्स 4 मिल ही जाएंगे आपको, USB 2 के पोर्ट्स भी मिल ही जाएंगे। वाईफाई के और नॉन वाईफाई के बीच में 1000 रुपये का डिफरेंस उन्होंने एस्टैब्लिश करके रख दिया तो काफ़ी सिंपल है। अगर आप बात करोगे AMD के अंदर तो मदरबोर्ड्स परचेज करना काफ़ी ईजी है। जो मैंने मदरबोर्ड्स बताए हैं आपको मैंने सारे प्रैक्टिकली यूज़ कर लिए हैं
तभी मैंने आपको सजेस्ट करा है, कोई हवा की बातें नहीं करी है। मेरे को जिसके में अच्छे रिव्यू लगे मैंने वो आपको बताया और आपके साथ शेयर करे। आपको अगर ये सारे परचेज करने हैं मदरबोर्ड तो लिंक में आपको दिए गए हैं सारे, वहां से आप परचेज आउट कर सकते हो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में अगर कोई क्वेश्चन आपका छूट गया हो जिसको मैंने कवर नहीं करा है तो आप उसको पूछ सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।